आज अपन पढ़ेंगे मानव रोग के बारे में। मानव रोग में हम देखेंगे कि कौन कौन से रोग हैं, ठीक है। और मानव स्वास्थ्य, सबसे पहले समझेंगे कि स्वास्थ्य होता क्या है ना। अगर मानव स्वास्थ्य के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले हमें स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए। स्वास्थ्य की परिभाषा कौन देता है? सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं WHO, है ना। WHO की फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सभी तरह के जितनी भी बीमारियां होती है या मानव का स्वास्थ्य किस तरीके से काम करता है, उन सभी के बारे में बताता है, ठीक है। उन सभी चीजों के बारे में ध्यान रखता है। अब सबसे पहले देखेंगे कि WHO के अनुसार मानव स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है। तो इसने 3 अलग अलग तरीके से बताया है कि स्वास्थ्य का मतलब केवल फिजिकल तरीके से, मतलब भौतिक रूप से या केवल मानसिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य नहीं है। इसका मतलब होता है आपको मानसिक रूप से, भौतिक रूप से और उसके अलावा क्या होना चाहिए? शारीरिक, मानसिक और सोशल, या जिसे कहते हैं सामाजिक रूप से, तीनों तरीके से अगर स्वस्थ है व्यक्ति, तभी उसको हम क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य, ठीक है। तो स्वास्थ्य के अनुसार क्या होती है? WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? शारीरिक, मानसिक मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, ठीक है। सबसे पहले परिभाषा लिखो WHO की। WHO के अनुसार, WHO के अनुसार स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मनुष्य की वह अवस्था है जिसमें वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, उसे हेल्थ या स्वास्थ्य कहते हैं। हेल्थ या स्वास्थ्य कहते हैं। अब इस तीनों का मीनिंग समझो, वर्ड का क्या होता है। सबसे पहले हम शारीरिक के बारे में देखेंगे, ठीक है। शारीरिक का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, शरीर है, शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी अपंगता है, अगर मान लो हमारा शरीर का कोई भी अंग सही से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो इन सभी स्थितियों के अंदर हम उसे क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य। मतलब हमारा शरीर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, मतलब हम स्वस्थ नहीं है। तो ये तो क्या हुआ? शारीरिक, ठीक है। और उसके बाद में आता है मानसिक। मानसिक स्वास्थ्य के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? मानसिक स्वास्थ्य में सबसे पहले चीज आती है, वो है हमारा जो मेंटल स्टेट है, मतलब हमारा जो मस्तिष्क है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, है ना। मस्तिष्क से संबंधित मान लो बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां होती है या डिजीजेज होती है, ठीक है। अगर मान लो हमारा दिमाग सही तरीके से सही चीजों को टैकल नहीं कर पा रहा है, सही तरीके से उनको समझने में सक्षम नहीं है, ठीक है, या फिर हमारा जो मन है उसकी अवस्था सही नहीं है, हर काम में मन नहीं लगता, कभी कभी मूड बदलता रहता है, ये सारी चीजें किस में आती है? मानसिक स्वास्थ्य के अंदर, है ना।
अगर मान लो कोई भी हमेशा हमें अवसाद की स्थिति में है, तनाव की स्थिति में है, ये सभी किसकी अवस्था है? मानसिक अवस्था है, ठीक है। और उसके बाद में आता है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है कि हम समाज के साथ में, ठीक है, लोगों के साथ में हमारा जो रिलेशन है वो किस तरीके का होता है, इसे बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन। मतलब लोगों के साथ में आप किस तरीके से मिलते जुलते हो, है ना, लोगों के साथ में आपका बात करने का तरीका कैसा है, या लोगों के बीच में आपकी प्रेजेंस कैसी है, उनके साथ में आपका कनेक्शन हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये सारी चीजें किस में आती है? सामाजिक स्वास्थ्य के अंदर आती है, ठीक है। तीनों का मतलब समझ में आया? फिजिकल मतलब शारीरिक, हमारे किसी भी अंग के अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई विकलांगता है या सही से काम नहीं कर पा रहा है। और दूसरा हो गया मेंटल, मतलब हमारे सोचने समझने का तरीका, है ना, सारी जो मेंटल एबिलिटी है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, वो सारी चीजें आएगी। और सोशल का मतलब होता है सामाजिक तरीके से आदमी कितना सक्षम है कि वो समाज के अंदर अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मिलकर के क्या बनाती है? व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य बनाती है। अगर इनमें से एक भी चीज कंप्लीट नहीं है तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं माना जाएगा। आ रही बात समझ में, है ना? अब हम देखेंगे कि जो अगर मान लो इन तीनों में से अगर कोई भी चीज कम पड़ जाती है, या फिर अगर व्यक्ति सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं डिजीज या रोग की अवस्था, है ना। अब जो रोग की अवस्था होती है ये कौन कौन से हो सकते हैं, या मानव में किस तरीके के रोग होते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो रोग होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है जन्मजात रोग। कौन सा होता है? जन्मजात रोग। और एक होता है उपार्जित, ठीक है। अब जन्मजात रोग और उपार्जित रोग, इन दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले ऐसे रोग जो कहां से प्रेजेंट हो, हमें जन्म से ही किसी भी बच्चे के अंदर उपस्थित हो। जैसे कई बार होता है ना, जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसमें डॉक्टर बोलता है कि इसमें कोई ना कोई बीमारी है ना। अब ये ध्यान देना है कि जो जन्मजात बीमारियां होती है वो होती कौन सी है? इसमें केवल मुख्य रूप से कौन सी होती है? आनुवांशिक रोग होते हैं। कौन से होते हैं? आनुवांशिक रोग होते हैं, ठीक है। अब ये आनुवांशिक रोग होते क्या है? अगर मान लो बच्चे के गुणसूत्रों के अंदर या जीन्स के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है जिसकी वजह से उसके अंगों के अंदर कोई ना कोई विकलांगता आ जाती है, या उसके शरीर के अंदर जीन्स सही से नहीं बन पाते हैं, या उनमें कोई ना कोई उत्परिवर्तन हो जाता है जिसकी वजह से रोग होते हैं। ये आनुवांशिक रोग भी अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें से एक है डाउन सिंड्रोम, है ना, कल भी बताया था हमने। और भी बहुत सारे रोग होते हैं जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और उपार्जित रोगों के अंदर कौन से आते हैं? उपार्जित का मतलब क्या होता है? उपार्जित का मतलब होता है कि व्यक्ति को अर्जित होते हैं जन्म के बाद में, है ना। अगर मान लो पैदा होने के बाद में कोई भी रोग होता है तो उसे हम किस में रखेंगे? उपार्जित के अंदर, ठीक है। उपार्जित का मीनिंग भी क्या होता है? जो अर्जित हो, ठीक है, और ये जन्मजात होते हैं। अब उपार्जित रोगों के अंदर दो मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सा होता है? संक्रामक रोग। और दूसरा कौन सा है? असंक्रामक रोग, ठीक है। अब संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, इनके अंदर मुख्य रूप से क्या मतलब डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो संक्रमण से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं? फैलते हैं या स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। और असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं। आया समझ में, है ना। पहले सबसे पहले वापस बता देता हूं, जन्मजात रोग वो होते हैं जो पैदा होने के साथ ही उसके अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे ही मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, उसमें पता चला किसी टेस्ट से कि उसके अंदर कोई
आनुवंशिक बीमारी है ना। लेकिन उपार्जित रोगों के अंदर क्या होता है, वो वातावरण के संपर्क में आता है, वातावरण के संपर्क में आने के बाद में अगर उसमें किसी भी तरह की कोई भी बीमारी होती है तो हम उसे उपार्जित रोगों के अंदर रखेंगे। और ये उपार्जित रोग जो होते हैं संक्रामक और असंक्रामक रोग हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखो जन्मजात रोग। जन्मजात रोग, जन्मजात रोग इसमें लिखो वे रोग जो बच्चों में जन्म के साथ उपस्थित होते हैं, जन्म के साथ उपस्थित होते हैं, जन्म के साथ उपस्थित होते हैं, उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं। उदाहरण लिखो डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आदि। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग जीव के जीन में हुए परिवर्तन या खराबी के कारण उसमें रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो उपार्जित रोग। इसमें लिखो वे रोग जो जन्म के पश्चात वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया द्वारा व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं, उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं। ये रोग मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लिखो संक्रामक रोग। अब एक बार अच्छे से इनको समझना है ना, संक्रामक रोग कौन से होते हैं और असंक्रामक रोग कौन से होते हैं।
पूरे ध्यान से सुनना, सही से समझोगे तो दोनों के बीच में बहुत अच्छे से अंतर कर सकते हो, ठीक है। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि जुकाम है, एक सामान्य बीमारी है ना, और ये क्या है, एक संक्रामक बीमारी है ना। एक व्यक्ति को हो रखा है, जुकाम हो रखा है और बहुत जल्दी दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाता है। अब ये कैसे होता है, एक व्यक्ति के सामान को छूने से हो सकता है ना, या फिर उसके कपड़े छूने से हो सकता है, या जो भी घर के अंदर उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, या मेन जो होता है किससे फैलता है, जब भी बात करते हैं, है ना, आपसी संपर्क होता है या बातचीत करते हैं, उससे क्या होता है, मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, है ना, जो बिंदु होते हैं, या वायु के द्वारा क्या हो सकता है, स्थानांतरित हो सकता है। तो संक्रामक रोग सामान्यतः किससे होते हैं, आपस में बातचीत करने से हो सकते हैं, या किसी सामान को छूने से हो सकते हैं, और बहुत सारी संक्रामक बीमारियां जिन्हें हम एसटीडी बोलते हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से या एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के साथ में शारीरिक संबंध से स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, असंक्रामक रोगों में कौन आते हैं, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। अब पूछो कि कैसे होंगे फिर, तो वो कैसे होते हैं, वो उस व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, दिक्कत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके शरीर की कोशिकाओं के अंदर या उस अंग के अंदर विकृति आनी शुरू हो जाती है। आ रही बात समझ में, है ना। अब समझो कि जो संक्रामक रोग होते हैं या असंक्रामक रोग होते हैं, इनमें भी कोई ना कोई रोग कारक होता है। कौन होता है, रोग कारक या रोग जनक होता है, जो क्या करता है, रोग को फैलाने का काम करता है ना। जैसे हर एक बीमारी के बारे में देखें, उसका एक रोग जनक होगा। सबसे पहले हम देखेंगे जुकाम के बारे में, ठीक है, वापस जुकाम को ही देखते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, कोल्ड बोलते हैं सामान्य भाषा में, है ना। कोल्ड जो होता है वो राइनो वायरस का समूह है, ठीक है, किसका है, राइनो वायरस का समूह है ना। इसी तरीके से अलग अलग, जैसे और एग्जाम्पल कोई बता सकते हो, ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, ठीक है ना। इसी तरीके से निमोनिया होता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है, ठीक है। बहुत सारे जितने भी रोग हैं अलग अलग। पहले एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो रोग होते हैं विषाणु जनित हो सकता है और जीवाणु जनित हो सकता है, प्रोटोजोआ से हो सकते हैं और कवक से हो सकते हैं। मतलब क्या है कि ये रोग कब होंगे, जब कोई भी इनमें से इनका रोग जनक किसी भी परपोषी के अंदर स्थानांतरित होता है, तब उसमें क्या कर सकता है, रोग कर सकता है। अभी मैंने नाम बताया ना अलग अलग, या तो विषाणु हो सकता है, या जीवाणु हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, या फंगस हो सकता है, कवक या फंगस। ये जैसे ही किसी भी शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उसके अंदर बीमारी का कारण बन सकता है। आ रही बात समझ में, है ना। वैसे तो हमारा शरीर क्या करता है, इन सभी सूक्ष्म जीवों से, रोगाणुओं से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये रोग जनक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देते हैं और हमारे अंदर रोग का कारण बनते हैं। आ रही बात समझ में, है ना। तो जो संक्रामक रोग होते हैं ये मुख्यतया विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ और कवक से फैलते हैं। आई बात समझ में, है ना। दोनों की डेफिनेशन लिख ली, परिभाषा इसके किसके कहां तक लिखा बताना एक बार, क्या, संक्रामक रोग, इसके बारे में लिखो। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, संक्रामक रोग
व्यक्ति को छूने से, संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से, संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से, असुरक्षित यौन संबंध से, हो सकते हैं। संक्रामक रोग के उदाहरण लिखो। टीबी, निमोनिया, टीबी, निमोनिया, एड्स, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ठीक है। अब देखो, कोई भी बीमारी जब होती है, ठीक है, तो उससे हमारा क्या होता है, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है ना। जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के साथ ही क्या होता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के ऊपर ये असर डालता है। क्या होता है, कोई भी जो रोगजनक होता है ना, रोगजनक, ठीक है, ये रोगजनक, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिजन। क्या बोलते हैं, प्रतिजन, ठीक है। जो भी बाहर से आता है हमारे शरीर में, उसे बोलते हैं प्रतिजन, ठीक है। वो प्रतिजन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैविक हो सकता है और अजैविक हो सकता है। जैविक के अंदर कौन कौन आते हैं, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, ये सारे जो रोग करते हैं, ठीक है। और अजैविक के अंदर कौन से आते हैं, जैसे मान लो धूल के कण हो गए, है ना, बाहर से आने वाले बहुत सारे होते हैं, डेंडर होते हैं, डेंडर जो होते हैं जानवरों के पंख वगैरह होते हैं, ये हो सकते हैं, ठीक है। या अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, या वायरस हो सकते हैं, ये सभी क्या होते हैं, प्रतिजन होते हैं, ठीक है। और इन प्रतिजन के अगेंस्ट या खिलाफ हमारा शरीर या बॉडी जो है क्या बनाती है, प्रतिरक्षी बनाती है। क्या बनाती है, प्रतिरक्षी बनाती है, ठीक है। और प्रतिजन और प्रतिरक्षी की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप, है ना, इन दोनों की क्रिया होती है। जैसे ही प्रतिजन शरीर में एंटर करता है, प्रवेश करता है, उसके साथ ही प्रतिरक्षी बनना शुरू हो जाती है ना। और इनके बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है। और जो इसमें सबसे पहले जीतता है, अगर मान लो प्रतिरक्षी जीत जाता है, तो हमारी बॉडी इन प्रतिजन से बच जाती है। समझ में आ रहा है कि अगर मान लो प्रतिरक्षी मजबूत है, तो इस प्रतिजन को क्या कर देगी, मार देगी या शरीर से बाहर भगा देगी। और अगर मान लो प्रतिरक्षी कमजोर है, ठीक है, और अगर प्रतिरक्षी कमजोर है, तो ये प्रतिजन हमारे शरीर के ऊपर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा, और क्या करेगा, शरीर के अंदर कोई ना कोई रोग कर देगा, ठीक है। और ये जो प्रतिजन होते हैं, ये अपनी संख्या को शरीर के अंदर बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे प्रतिरक्षी के साथ में प्रतिजन क्रिया करता है, वैसे वैसे प्रतिजन भी अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है ना। शरीर में ये अपने नंबर को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा, गुणन द्वारा। कैसे, गुणन द्वारा। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, विभाजित होते हैं, और विभाजित होकर के क्या करेंगे, शरीर के अंदर गुणन करेंगे, है ना। और ये गुणन करके जल्दी जल्दी अपनी जो संख्या है या नंबर, उसको बढ़ाएंगे, और बढ़ा करके क्या करेंगे, जैसे ही इनकी संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ने से क्या हो जाएंगे, ये अपने आप को मजबूत कर लेंगे, है ना। और मजबूत होते ही क्या होंगे, प्रतिरक्षी कमजोर पड़ जाएंगे, और प्रतिरक्षी जैसे ही कमजोर पड़ेंगे, ये शरीर के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप जो शरीर के ऊपर नुकसान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोई रोग होने की संभावना हो जाती है शरीर के अंदर, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इन दोनों की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप ऐसा कौन सा सिस्टम है या तंत्र है जिसकी वजह से हम शरीर को बचा सकते हैं। तो इसके लिए आता है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र। अब प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र वो होता है जो हमें बाहर से आने वाले रोग जनकों
को शरीर में प्रवेश करने और उन्हें संक्रमण करने से बचाता है। मतलब अगर सरल भाषा में बोलें तो प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब होता है ये रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है और हमें रोगों से बचाता है। ठीक है, किसी भी रोग से बचाता है। सबसे पहले हेडिंग डालो प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र क्या हुआ? ये प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में वापस हम डिजीज के ऊपर आएंगे, सारी अलग अलग एक एक सब डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये प्रतिरक्षा तंत्र भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? जन्मजात और उपार्जित। ठीक है, जिस तरीके से रोग होते हैं जन्मजात और उपार्जित, वैसे ही प्रतिरक्षा तंत्र भी क्या होता है? जन्मजात और उपार्जित। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा लिखो प्रतिरक्षा तंत्र की। रोगों से लड़ने की वह क्षमता जो शरीर में मौजूद होती है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षी का निर्माण होता है और वो प्रतिरक्षी हमें रोगों से बचाता है। इसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो है जन्मजात या इन्नेट इम्यूनिटी, सबसे पहले कौन सी होती है? जन्मजात या इन्नेट इम्यूनिटी, इसमें लिखो वह प्रतिरक्षा जो जन्म के साथ शरीर में मौजूद हो उसे जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती है।
देखो सबसे पहले शारीरिक के बारे में देखते हैं ना। ये अलग अलग तरह की हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, कायिक हो सकती है। शारीरिक मतलब फिजिकल, ये मुख्यतः चार तरह की होती है, शारीरिक, कायिक और साइटोकाइनिन और कोशिकीय प्रतिरक्षा, जिसमें एक एक को समझना एक बार पहले। शारीरिक के अंदर क्या होता है, अगर मान लो शरीर, अपने शरीर का कोई भी बाहरी आवरण जो क्या करता है, बाहर से आने वाले रोग जनकों से रक्षा करता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमारे शरीर में सबसे बाहर की तरफ, या अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं एक, कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण, शरीर का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है या सबसे बड़ा अंग कौन सा है, एक सिंपल क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताओ कौन है? स्किन या त्वचा? कौन होता है? स्किन या त्वचा। तो त्वचा जो होता है सबसे बड़ा अंग होता है, और वो हमारे शरीर में आने वाले रोग जनकों से बचाने में सबसे बाहरी और सबसे पहला जो है सुरक्षा आवरण का काम करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा? त्वचा आएगी। ठीक है, और उसके बाद में कौन आता है? शरीर के अंदर, अंदर की तरफ अगर देखें तो जो आंत है ना, अंदर का देखें अगर मुंह से होके जाएगी, और आहार नाल सुना है ना नाम, आहार नाल की जो आंतरिक दीवार होती है उसके अंदर श्लेष्मा या म्यूकस की कोटिंग होती है। ठीक है, तो वो भी क्या है, शारीरिक आवरण के अंदर आता है। अब कायिक के अंदर देखो, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी जैसे अलग अलग शरीर में क्या होते हैं, एंजाइम या फिर रसायनों का स्त्रवण होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर, आमाशय के अंदर क्या है, अम्ल है ना, आंखों के अंदर आंसू है, ये सभी क्या करते हैं, जीवाणुओं से रक्षा करते हैं। आमाशय के बारे में बता चुका हूं कि ये अम्लीय प्रकृति का होता है, और अम्लीय प्रकृति का होने की वजह से क्या होता है, ये सभी रोग जनकों को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कायिकीय के अंदर क्या होगा, ये नष्ट कर सकता है रोगाणुओं को अलग अलग रसायनों के द्वारा। ठीक है, अगला आता है साइटोकाइन। साइटोकाइन का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी अलग अलग कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, बाहर से आने वाले रोग जनकों के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करती है। क्या करती है? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी तैयार करती है, और इस प्रतिरक्षी की वजह से क्या होता है, वो जो प्रतिजन है वो मर जाते हैं, या उनके खिलाफ जैसे ही एंटीबॉडी बनेगी वो शरीर पे अपना असर नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, और लास्ट आता है कोशिकीय। एक सेकेंड, अभी जो बताया वो कोशिकीय था। ठीक है, अब लास्ट आता है साइटोकाइन टाइप का। साइटोकाइन के अंदर क्या होता है कि जो वायरस संक्रमित कोशिकाएं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे शरीर के ऊपर किसी भी वायरस का अटैक हुआ, आक्रमण हुआ, है ना, एक एग्जांपल से बताता हूं, ये हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले इस कोशिका के ऊपर वायरस का अटैक हुआ। ठीक है, तो इसके आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं उसको संक्रमण से बचाने के लिए ये कोशिका एक रसायन स्त्रवित करती है, उसे क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। क्या बोलती है? सॉरी, कौन सा रसायन होता है? इंटरफेरॉन होता है, जो स्रावित होता है और आसपास की कोशिकाओं को सूचना देता है कि यहां पर वायरस का संक्रमण हो चुका है, ताकि ये जो आसपास की कोशिकाएं हैं इस संक्रमण से बच सके। आया समझ में? तो वायरस संक्रमित कोशिकाएं जब इंटरफेरॉन का स्त्रवण करती है, और ये इंटरफेरॉन क्या है, एक प्रोटीन है जो क्या करता है, आसपास की कोशिकाओं को बचाने का काम करता है। आ रही बात समझ में? वापस बताता हूं, शारीरिक के अंदर शरीर के बाहरी जो आवरण होता है, जैसे त्वचा है, सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण को बनाता है, जो पहला क्या है, एक हमारी बाउंड्री है जो बाहर से आने वाले रोग जनकों से बचाती है। ठीक है, और दूसरा है कायिकीय। इसमें क्या होता है,
कायिकीय के अंदर अलग अलग रसायन स्रावित करती है बॉडी, और वो रसायन क्या होते हैं, जीवाणुओं को, बाहर से आने वाले जीवाणुओं को मार देती है, जैसे आमाशय में स्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। और तीसरा आता है साइटोकाइन, जिसमें क्या होता है, वायरस संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरोन नामक प्रोटीन का स्त्रवण करती है, और ये प्रोटीन क्या करती है, आसपास की कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाने का काम करती है। ठीक है। और लास्ट है कोशिकीय या सेल्यूलर। सेल्यूलर के अंदर क्या होता है, हमारे शरीर में पहले से कोशिकाएं मौजूद होती है ना, जो प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। आ रही बात समझ में, है ना। जैसे देखा होगा शरीर के अंदर रुधिर होता है, ठीक है। रुधिर क्या है, एक संयोजी उत्तक है। रुधिर की अलग अलग कोशिकाएं होती है, WBC होती है, RBC होती है और प्लेटलेट होती है। तो WBC जो होती है उनका मुख्यतः काम क्या होता है, WBC का यही काम होता है, इनकी अलग अलग जो कोशिकाएं होती है, जैसे न्यूट्रोफिल होती है, मोनोसाइट होती है, लिम्फोसाइट होती है, इओसिनोफिल होती है, बेसोफिल होती है, ये सारी कोशिकाएं क्या करती है, प्रतिजन को मारने के खिलाफ काम करती है, या प्रतिजन को दूर भगाना या शरीर से बाहर भगाने में मददगार होती है, उनको मार देती है। ठीक है। तो कोशिकीय हो सकता है साइटोकाइन, कायिकीय या शारीरिक हो सकता है। ये सभी किस में आते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो जन्मजात के अंदर सबसे पहले हेडिंग डालो शारीरिक, शारीरिक अवरोध लिखना। ठीक है, शारीरिक अवरोध। इसमें लिखो शारीरिक अवरोध में लिखो शरीर के बाह्य अंग जैसे त्वचा बाहर से आने वाले रोग जनकों से हमें बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, त्वचा रोगाणुओं के सीधे रुधिर के संपर्क में आने से रोकती है। दूसरा उदाहरण लिखो, आहार नाल में स्थित श्लेष्मा झिल्ली भी रोगाणुओं को रुधिर में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है। दूसरा लिखो कायिकीय अवरोध। इसमें लिखो शरीर द्वारा स्रावित रसायन जीवाणुओं को मार देते हैं। उदाहरण लिखो HCl, कॉमा आंखों के आंसू, कॉमा लार में उपस्थित लाइसोजाइम
सूक्ष्म जीवों को मारने में सहायक होता है। अगला लिखो तीसरा नंबर साइटोकाइन। इसमें लिखो वायरस संक्रमित कोशिकाएं, वायरस या विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्त्रवण करती है जो आसपास की कोशिकाओं को वायरस संक्रमण से या विषाणु संक्रमण से बचाती है। लास्ट लिखो कोशिकीय अवरोध। इसमें लिखो शरीर में उपस्थित रुधिर कोशिकाएं जैसे श्वेत रक्त कणिकाएं ब्रैकेट में लिखो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आदि प्रतिरक्षी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हमने देखे वो सब किस में आते हैं? जन्मजात के अंदर। ठीक है, क्यों बोलते हैं जन्मजात? क्योंकि ये सारी देखो चीजें हमें जन्म के साथ ही मिलती है। ठीक है, या अर्जित होती है। अब दूसरा कौन सा है? उपार्जित या जैसे क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लिखो इसकी परिभाषा। वह प्रतिरक्षा जो व्यक्ति को जन्म के पश्चात मिलती है। उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। देखो अब इसको एक बार समझ लो अच्छे से कि सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती क्या है। ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा उसे बोलते हैं जब कोई भी
प्रतिजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है और प्रतिजन के शरीर में प्रवेश करने की वजह से हमारा शरीर क्या करता है, उसके खिलाफ क्या बनाएगा, प्रतिरक्षी बनाएगा। देखो अच्छे से समझो इसको कि जब भी शरीर के अंदर कौन एंटर करता है, प्रतिजन। अब ये प्रतिजन हम समझ सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है या कवक हो सकता है। तो ये जैसे ही शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारा शरीर क्या बनाएगा, इसके खिलाफ प्रतिरक्षी बनाएगा। ठीक है, तो जब प्रतिरक्षी बनाता है मतलब शरीर खुद क्या करता है, अपने आप से क्रिया करता है, प्रतिरक्षी खुद से बनाता है। जब भी शरीर खुद से प्रतिरक्षी बनाता है उसे क्या बोलते हैं, सक्रिय। मतलब शरीर को काम करना पड़ रहा है, एक्टिव है, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी या सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, और अगर मान लो शरीर को बनी बनाई प्रतिरक्षी मिल जाए, अगर मान लो शरीर के अंदर कोई भी प्रतिजन प्रवेश करा, ठीक है, लेकिन उसमें पहले से प्रतिरक्षी बनी बनाई पड़ी है, इसका एग्जांपल समझाऊंगा। तो पहले इसको ये समझो कि निष्क्रिय का मतलब होता है शरीर इसमें किसी तरह की कोई प्रतिरक्षी नहीं बनाता है। तो नहीं बनाता है तो फिर रक्षा कैसे करता है, तो शरीर में या तो पहले से मौजूद होगी कौन, प्रतिरक्षी पहले से मौजूद होगा, या फिर क्या होता है हम बाहर से उसको प्रतिरक्षी प्रदान कराते हैं। कहां से करवाते हैं, बाहर से। ठीक है, तो इसमें तो हम क्या करवा रहे थे, प्रतिजन बाहर से आ रहा था और इसके खिलाफ शरीर खुद क्या बना रहा था, प्रतिरक्षी बना रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें शरीर खुद से नहीं बनाता, या तो उसमें पहले से मौजूद होता है प्रतिरक्षी या हम बाहर से देते हैं। आई बात समझ में, है ना। लिखो इसके बारे में, सक्रिय प्रतिरक्षा। वह प्रतिरक्षा जिसमें प्रतिजन के शरीर में प्रवेश करते ही शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होकर उसके खिलाफ प्रतिरक्षी बनाना शुरू करता है, उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। आया समझ में, है ना। अगर मान लो हम बाहर से कोई भी रोगजनक देते हैं या शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी वजह से जो प्रतिरक्षी शरीर बनाता है उसे ही क्या बोलते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा। अब ध्यान देना, ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ये कितने तरह का होता है, ये भी दो तरह का होता है, ध्यान देना। सबसे पहले कृत्रिम और दूसरा क्या है, प्राकृतिक। अब कृत्रिम के अंदर कौन आता है, मानव द्वारा निर्मित क्या, लेकिन इसमें तो प्रतिरक्षी तो खुद से बनते हैं, है ना। हम बाहर से क्या देते हैं, बाहर से मतलब ऐसा बाहर से क्या आता है शरीर के अंदर जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग होते हैं। देखो अच्छे से समझो एक बार, कृत्रिम के अंदर क्या होता है, जब बाहर से कोई भी रोगजनक शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसमें क्या विकसित हो जाता है, उसके खिलाफ प्रतिरक्षी बनना शुरू होता है। आ रही बात समझ में, मतलब अगर मान लो कोई भी रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है तो रोगजनक क्या है, मतलब ये खुद से गया है अंदर, शरीर के अंदर खुद से गया कि नहीं गया। आप कहीं पे खड़े हो और अचानक से आपके अंदर कोई भी जीवाणु चला गया जो एक रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, और रोग जनक अंदर शरीर में प्रवेश करते ही
हमारे शरीर ने क्या बनाना शुरू कर दिया, प्रतिरक्षी बनाना शुरू किया। तो ये नेचुरल तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, प्राकृतिक तरीके से, है ना। तो इसके खिलाफ जो भी प्रतिरक्षी बनेगा वो क्या होगी, प्राकृतिक। अब कृत्रिम समझना, कृत्रिम में क्या होता है, अगर मान लो मैं कोई रोगजनक जानबूझ के शरीर के अंदर प्रवेश करवा दूं। आप पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है ना, कि जानबूझ के हम क्यों प्रवेश करवाएंगे। लेकिन ध्यान देना, जब भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिसमें हम इंजेक्शन के रूप में उसी रोगजनक को शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है बताओ। वो जो रोगजनक हम इंजेक्शन के रूप में या वैक्सीन के रूप में प्रवेश करवाते हैं, क्या होता है, हाँ, वो क्या होते हैं, हीट किल्ड होते हैं या ऊष्मामृत होते हैं। क्या होते हैं, ऊष्मामृत होते हैं, मतलब उनको कमजोर कर देते हैं। इतना कमजोर कर देते हैं कि वो रोग तो उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर उसके खिलाफ प्रतिरक्षी बनाना शुरू कर देता है। आई बात समझ में, है ना। तो ये दोनों के अंदर फर्क होता है। सबसे पहले लिखो, सक्रिय प्रतिरक्षा के अंदर लिखो, लिख लिया, हेडिंग डाल दी ना इसकी डेफिनेशन। इसमें फर्स्ट लिखो कृत्रिम प्रतिरक्षा। कृत्रिम लिखो, जब किसी ऊष्मामृत, ऑब्लिक करके लिखो, कमजोर किए हुए रोगजनक को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिससे शरीर उसके खिलाफ, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उसके खिलाफ, प्रतिरक्षा तंत्र उसके खिलाफ प्रतिरक्षी बनाना शुरू करता है या प्रतिरक्षी बनाता है। इसे कृत्रिम प्रतिरक्षा कहते हैं, इसे कृत्रिम प्रतिरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, प्राकृतिक प्रतिरक्षा। इसमें लिखो, जब स्वतः ही रोगजनक शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर उसके खिलाफ प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, तब उसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरी हेडिंग डालो, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इसमें लिखो, जब बने बनाए प्रतिरक्षी शरीर में मौजूद होते हैं या बाहर से प्रवेश कराए जाते हैं, तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा
कहते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। अब ध्यान देना, ये भी दो तरह की होती है, यही सेम, कृत्रिम हो सकती है या प्राकृतिक हो सकती है। ठीक है, अब तुम खुद सोच के बताओगे कि इसमें हम क्या देंगे, बाहर से प्रतिरक्षी सीधे देंगे, है ना, या फिर शरीर के अंदर बना बनाया प्रतिरक्षी होगा। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हो जिसमें शरीर के अंदर बना बनाया प्रतिरक्षी हो, या बाहर से किस रूप में देते हैं, पता है किसी को? देखो, जैसे मां से कोई भी चीज बच्चे में किसके द्वारा आती है, बताओ किसके द्वारा, जोर से बताओ। ऐसा कौन सा अंग होता है जिसके द्वारा मां से बच्चे में कुछ चीजें या प्रतिरक्षी स्थानांतरित होते हैं? तो देखा होगा, बच्चा जब भ्रूण के अंदर होता है तो उसके बाहर की कवरिंग या आवरण होता है, उसे बोलते हैं अपरा। क्या बोलते हैं? अपरा। तो अपरा से कुछ प्रतिरक्षी किसके अंदर स्थानांतरित होते हैं? मां से बच्चे के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसमें एक मुख्य रूप से होता है कौन सा, सॉरी, IgA, और कौन सा होता है? IgG। ठीक है, तो ध्यान देना, अपरा से सीधे तौर पर जो प्रतिरक्षी मां से बच्चे में आता है वो कौन सा है? IgG। IG का मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और ये जो IgG होता है ये सीधे अपरा को पार करते हुए मां से बच्चे में आ जाता है। तो ये बना बनाया प्रतिरक्षी है कि नहीं है? है ना। और दूसरा, ये IgA जो है ये क्या होता है? सीधे दूध के थ्रू आता है। मतलब जो माता का मिल्क या दूध होता है, कौन सा, जो शुरुआत के 3 से 4 दिन तक आता है, उसे क्या बोलते हैं, बताओ? कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। शुरुआत के 3 से 4 दिन तक का मिल्क या दूध, माता का दूध, उसे क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के बारे में 2-3 चीजें और बता दूं। ये जो कोलेस्ट्रम होता है बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा पोषक होता है। क्यों? क्योंकि ये, और इसका नेचर कैसा होता है? गाढ़ा पीला, गाढ़ा पीला दूध होता है, और ये दूध पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, है ना। इसके अंदर अलग अलग तरह के प्रतिरक्षी मौजूद होते हैं जो बच्चे को रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं, है ना। और बच्चे की प्रतिरक्षी तंत्र को बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। किसका? कोलेस्ट्रम का। कोलेस्ट्रम क्या है? शुरुआत के 3 से 4 दिन तक मां के द्वारा पिलाए जाने वाला दूध है। आया समझ में, है ना। तो कोलेस्ट्रम से क्या आता है? IgA आता है। अपरा से कौन सा आता है? IgG आता है। ठीक है, तो IgG और IgA ये सभी क्या है? बने बनाई प्रतिरक्षी है ना, जो शरीर के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो गया? कृत्रिम या प्राकृतिक का? किसका हो गया? सभी बोलो। प्राकृतिक का, है ना। और कृत्रिम का कैसे होगा कि, हाँ किससे बताओ, सही बताया, वापस से बोलो। अगर मान लो टीके के द्वारा या वैक्सीन के द्वारा कोई भी बाहर से हम क्या देते हैं? प्रतिरक्षी देते हैं। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है? ध्यान देना, जो सक्रिय प्रतिरक्षा है इसमें शरीर धीरे धीरे क्या बनाता है? प्रतिरक्षी बनाता है। क्या बनाता है? प्रतिरक्षी बनाता है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा में ध्यान देना कि हमें हाथों हाथ प्रतिरक्षी की जरूरत पड़ती है ना। तो जब हाथों हाथ प्रतिरक्षी की जरूरत पड़ती है तो इसमें बना बनाया बाहर से देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब सांप काटता है ना व्यक्ति को, तो उसमें तुरंत प्रतिरक्षी देने की जरूरत पड़ती है ना। तो ऐसी जो वैक्सीन होती है उसको बोलते हैं एंटीवेनम। क्या बोलते हैं? एंटीवेनम। एंटीवेनम जो क्या है? एक बनी बनाई प्रतिरक्षी होती है। याद रहेगा, जो हम क्या देते हैं? बाहर से देते हैं किसी भी व्यक्ति को। किसके रूप में? टीके के रूप में। तो अगर बाहर से बनी बनाई प्रतिरक्षी देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बहुत सारे होते हैं, ये एग्जाम्पल है ना, 2 एग्जाम्पल होते हैं। कौन कौन से? एंटी वेनम, और दूसरा कौन सा होता है? टेटनस। एंटीवेनम किसके खिलाफ होता है?
जब कोई सांप काट लेता है तो जहर से बचाने के लिए एंटीवेनम देते हैं। और टेटनस कब लगता है, बताओ, सबने लगाया है। कोई भी जब रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है, जैसे मान लो चोट लग गई है ना, चोट लगते ही हम क्या लगाते हैं, एक टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं, टीटी का लगाते हैं ना, तो टीटी के अंदर क्या होता है, टेटनस का वायरस होता है ना। तो टेटनस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं टीटी का। आया समझ में, है ना। तो ये दोनों क्या है, कृत्रिम तरह का प्रतिरक्षा है। ठीक है, लिखो, पहले हेडिंग डालो कृत्रिम। लिखो इसमें, जब व्यक्ति को बहुत कम समय में प्रतिरक्षी की जरूरत पड़ती है, प्रतिरक्षी की जरूरत पड़ती है, तब बाहर से बने बनाए प्रतिरक्षी उपलब्ध कराए जाते हैं। उदाहरण लिखो, एंटीवेनम और टेटनस। ठीक है, टेटनस लिखा। अब लिखो प्राकृतिक। लिखो इसमें, माता द्वारा बच्चे में कुछ प्रतिरक्षी जन्म के साथ आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल, आईजीजी एक ऐसा प्रतिरक्षी है जो अपरा द्वारा भ्रूण के अंदर स्थानांतरित होता है। बच्चे में आता है, ऐसे लिख दो, माता द्वारा बच्चे में स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट लिखो, आईजीए कोलेस्ट्रम ब्रैकेट में लिखना, माता द्वारा शिशु को शुरुआत के 3 से 4 दिन तक पिलाया गया गाढ़ा पीला दूध। ठीक है, तो ये दोनों प्रतिरक्षी किसके अंदर मौजूद होते हैं, मां से बच्चे के अंदर स्थानांतरित होते हैं। तो ये किस में आगे, प्राकृतिक के अंदर। और कृत्रिम में हमने क्या देखा, अगर बाहर से हम सीधे प्रतिरक्षियों को उपलब्ध करवा देते हैं। अब देखो दोनों चीजें देखो, ये जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है ये तुरंत अपनी क्रिया दर्शाएगा, और जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ये अपनी क्रिया दर्शाने में समय लेता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रतिजन शरीर में जाएगा और उसके खिलाफ जब प्रतिरक्षी बनेंगे तो बनने में क्या लगता है, समय लगता है।
लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, हमें हाथों हाथ चाहिए प्रतिरक्षी, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसी समय बाहर से दे देते हैं। ठीक है, तो ये तीव्र क्रिया करता है और ये क्या करता है, धीमी क्रिया दर्शाता है। आया समझ में, है ना। तो ये पूरा हमने प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में समझ लिया। एक बार एक बहुत सिंपल डेफिनेशन अगर पूछ ले प्रतिरक्षा तंत्र की, तो क्या बताओगे, रोगों से लड़ने की क्षमता ही क्या है, प्रतिरक्षा है ना। एक लाइन के अंदर पूछे, चाहो तो लिख सकते हो, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या है, प्रतिरक्षा है। ठीक है, और इसमें जो जो अंग शामिल होते हैं ये सभी मिलकर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वापस से एक बार बता देता हूं, प्रतिरक्षा तंत्र दो तरह का होता है, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात होता है जो जन्म के समय से उपस्थित होता है, और उसमें कौन कौन से आते हैं, अलग अलग हमने पढ़े थे। सबसे पहले कौन सा होता है, शारीरिक अवरोध। शारीरिक अवरोध में कौन आता है बताओ, सबसे बाहरी जो आवरण है त्वचा। ठीक है, और उसके बाद में कौन सा होता है, कायिकीय या फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का काम क्या होता है कि शरीर के द्वारा स्रावित होने वाले अलग अलग रसायन क्या करते हैं, शरीर को या रोगाणुओं से शरीर को बचाने का काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में कौन सा था, साइटोकाइन, है ना। साइटोकाइन क्या होता है, जो विषाणु संक्रमित कोशिकाएं होती है वो आसपास की कोशिकाओं को विषाणु संक्रमण से बचाती है, और उसके लिए वो किसका स्रवण करती है, प्रोटीन का स्रवण करती है, और उसका नाम क्या है, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन। ठीक है, और लास्ट क्या था, कोशिकीय या सेलुलर। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में पहले से मौजूद कोशिकाएं होती है अलग अलग तरह की, जैसे WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं, मोनोसाइट, है ना। ये सभी क्या करती है, बाहर से आने वाले रोग जनकों को नष्ट करने का काम करती है ना। और इसे क्या बोलते हैं, भक्षाणु क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भक्षकाणु क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जब भी कोई बाहर से रोग जनक आता है और उसको ये कोशिकाएं मार देती है तो इसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, या हिंदी में बोलते हैं भक्षकाणु क्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा जन्मजात प्रतिरक्षा हो गया। बाद में उपार्जित प्रतिरक्षा आता है। उपार्जित का मतलब जो जन्म के बाद हमें अर्जित होता है। ठीक है, और वो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा मतलब होता है जब कोई भी एंटीजन या प्रतिजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वो प्रतिजन जीवित भी हो सकता है, मतलब जैविक हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या फिर कवक हो सकता है। ठीक है, या फिर मृत के रूप में हो सकता है, धूल के कण हो सकते हैं। ठीक है, या जो अलग अलग माइंस होती है, खानों से निकलने वाले पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण हो सकते हैं, उनकी वजह से हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे बहुत सारी घास वगैरह होती है ना, एनसीईआरटी के अंदर ही एग्जांपल दे रखा है, एक पार्थेनियम घास होती है जो गाजर के साथ में आती है, वो एक खरपतवार है, वो भी किसका काम करती है, एंटीजन या प्रतिजन का काम करती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब उसके बाद में हमने देखा कि ये सक्रिय प्रतिरक्षा दो तरह की होती है, कौन कौन सी, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम प्रतिरक्षा के अंदर क्या करते हैं कि हम बाहर से प्रतिजन को शरीर में प्रवेश करवाते हैं, और वो प्रतिजन कैसा होता है, ऊष्मामृत होता है, या फिर कमजोर किया हुआ प्रतिजन होता है। आ रही बात समझ में, है ना। और उसके खिलाफ क्या करता है, हमारा शरीर धीरे धीरे प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, और प्रतिरक्षी जैसे जैसे निर्मित होते हैं वैसे वैसे हमारा ये प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आता है प्राकृतिक। प्राकृतिक के अंदर क्या करते हैं बताओ, जब कोई भी रोग जनक सीधे किसी भी रोग कारक के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, सामान्यतः इसे हम क्या बोलते हैं, किसी रोग से पीड़ित होना, है ना, या फिर रोग जनक का शरीर में प्रवेश करना। ठीक है, ये क्या है, एक प्राकृतिक तरीके से होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक तरीके से जब रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो वो रोगाणु के खिलाफ हमारा शरीर क्या करता है, प्रतिरक्षी बनाता है ना, उसे ही बोलते हैं प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, ध्यान रखना। ठीक है, प्राकृतिक सक्रिय, उल्टा लिख दिया, कृत्रिम सक्रिय
प्रतिरक्षा, और दूसरा क्या है, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, अब देखो निष्क्रिय के अंदर भी क्या होता है, एक चीज ही ध्यान रखनी है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। सक्रिय के अंदर शरीर में कौन प्रवेश करता है बताओ, प्रतिजन, बस इतना ही ध्यान रखना है, प्रतिजन। और निष्क्रिय में कौन प्रवेश करता है, प्रतिरक्षी। ठीक है, या तो पहले से बना बनाया होगा या फिर बाहर से हम प्रवेश कराएंगे। ठीक है, अगर इतना पता है तो दोनों के अंदर हम अच्छे से फर्क कर सकते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक में प्राकृतिक तरीके से प्रतिजन होगा या प्रतिरक्षी होगा, कृत्रिम में हम या तो बाहर से प्रवेश कराएंगे या फिर क्या होगा, उसके खिलाफ कोई ना कोई प्रति एंटीबॉडी बनी होगी। ठीक है, आया समझ में पूरा का पूरा। अब इसके बाद में वापस हम आएंगे रोगों के बारे में। ठीक है, अलग अलग रोगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, विषाणु जनित और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां और वायरस से होने वाली बीमारियां। ठीक है, हमारे आसपास अलग अलग जितनी भी बीमारियां होती है उन सब का जो रोग जनक होता है वो या तो